नमस्कार आणि सुप्रभात. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण इस स्तुत्य उपक्रम अंतर्गत मैं ज्योति निकम शंकरवाड़ी मनपा माध्यमिक शाला से आप सभी का यहाँ उपस्थित सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल के तासिका में हमने यह सीखा है पद्यांश का अर्थ, भाषा बिंदु, पाठ से आगे और रचनाबोध। आज हम आगे की कृति देखने वाले हैं। देखो, कृति है कल्पना पल्लवन। इस कृति अंतर्गत पूछा गया है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्तियों का आप कल्पना विस्तार कीजिए। इस तरह की कृति यहाँ पर पूछी गई है। तो इस कृति के माध्यम से आपको कल्पना करने के लिए कहा गया है। कवि ने यहाँ अपने विचार तो लिखे हैं, लेकिन आप किस तरह से सोचते हो, आप किस तरह से कल्पना करते हो, यह इस कृति के अंतर्गत जाल पड़ताल की जाने वाली है। तो उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, ताकि आप इसका लेखन हमारी तासिकाएं खत्म होने के बाद अवश्य ही करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 2 दिनों से कि प्रकृति की जानकारी ले रहे हैं, प्रकृति के संदर्भ में देख रहे हैं। तो मनुष्य की तरह प्रकृति को भी आनंद होती है, खुशी होती है। यह खुशी झूमते हुए पेड़-पौधे, लहराते हुए फूल हम देखते हैं। तो फलों को हम देखते हैं, तरु जो पेड़-पौधे हैं, उनको नवपल्लवन दिखाई देता है। तो इस तरह का प्रकृति में क्या आता है, बदलाव आता है। और ये सारे प्रकृति के अंग में जो आया हुआ बदलाव है, तो वो एक तरह से अपना आनंद, एक तरह से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। तो इस कल्पना पल्लवन में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और तो और, मतलब सुबह-सुबह ओस की बूंदे जिसको हम दव बिंदु कहते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो जिसे हम हरी-हरी घास पर यह बूंदे जो है हमें मोतियों की तरह नजर आती है। तो जो हम हमारे आजू-बाजू में हमारे निसर्ग में देखते हैं, वही कल्पना करके हमें आपको इस कृति के अंतर्गत अपने विचार कल्पना पल्लवन में देखने हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर बताया, आपको यह कृति हमारी तासिकाएं खत्म होने के बाद करनी है। अगली कृति है पठनीय। पठनीय इस कृति अंतर्गत पूछा गया है कि संचार माध्यमों से राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी आपको क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो संचार माध्यम जैसे कि बहुत सारे अब प्रसार माध्यम हैं, तो उनसे हमारे जो राष्ट्रीय क्षण है, जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 1 मई है, ये जो इनकी जो समारोह हम करते हैं, तो उस समारोह की जानकारी हमें पढ़नी है, प्राप्त करनी है। यह कृति आपको पठनीय कृति में करनी है। आगे की कृति देखते हैं। आगे है श्रवणीय। तो श्रवणीय कृति अंतर्गत यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अपने घर परिवार के बड़े सदस्यों से लोक कथाओं को सुनकर लिखना है, नहीं तो आपको क्लास में बताना है। तो यहाँ पर हम सबका एक कुटुंब होता है और हमारे परिवार में हमारे बड़े सदस्य होते हैं, जैसे कि हमारी माँ, पिता, भाई, बहन, दादा-दादी, नाना-नानी। तो कभी ना कभी हमने इनसे कहानियाँ सुनी होती है, तो हम सबको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यही उनसे जो हमने कहानियाँ सुनी हैं, यही कहानियाँ आपको श्रवणीय कौशल्य अंतर्गत हमारे कक्षा में बतानी है। तो इससे आपका श्रवण कौशल्य क्या होने वाला है, विकसित होने वाला है। आगे की कृति है लेखनीय। लेखनीय कृति में
आपको लेखन कार्य करना अपेक्षित है। जैसे कि यहाँ पर मतलब इस कृति में बताया हुआ है कि प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर तो बच्चों हम प्रकृति के बारे में 2 दिनों से सुनते आ रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हमें हमारे लेखन में प्रकृति का अर्थ लिखना अपेक्षित है, जो कि मैंने पिछले तासिका में बताया है। प्रकृति के विविध अंग है, जो भी बताए हुए हैं वो भी लिखना अपेक्षित है। आगे आप लिख सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति हमारी यानी मनुष्य की मित्र है। तो आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन इस प्रकृति पर आधारित है। सारी जीवन आवश्यक वस्तुएं देखा जाए तो मतलब प्रकृति से ही हमें मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य के लिए वर्षा मतलब बारिश का बहुत ही महत्व है। वर्षा से हमें पानी मिलता है, पानी उपलब्ध होता है, उससे खेती होती है। वर्षा से ही पेड़ पौधे वनस्पति हमें दिखाई देती है। और यही पेड़ पौधे हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इनसे हमें शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन इससे हमें उपलब्ध होता है। मतलब बच्चों इस कृति में आपको लिखना है कि यह जो प्रकृति है, यह जो कुदरत है, यह सदा ही मनुष्य का मित्र मतलब मित्र रही है और हमें भी कुदरत को मित्र ही मानना चाहिए। तो आप इस तरह से लेखनीय कृति में लेखन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि इस कृति में हमने विविध कृतियों की जानकारी प्राप्त की। अब महत्वपूर्ण कृति है जैसे कि पाठ के आंगन में। इस कृति में आकलन कृति, संजाल कृति, शब्द संपदा और सरल अर्थ मतलब पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना अपेक्षित है। तो यहाँ पर हमारे कृति पत्रिका के अंतर्गत 6 अंक के लिए पद्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ के आंगन में स्वाध्याय का हम आगे अध्ययन करते हैं। तो इस पद्य का यहाँ पर 4 भागों में विभाजन किया हुआ है। जैसे कि पहली पंक्तियां में पढ़ती हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इन पर आधारित हमें इन्हीं पद्य पंक्तियों से ढूंढकर संजाल पूर्ण करना है, आकलन कृति करनी है और इन्हीं प्रथम 4 पंक्तियों के और अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ यानी पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है, जो कि पद्यांश में बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, इस पद्यांश पर आधारित आकलन कृति इस तरह से पूछी जा सकती है। किरणों के खेलने का स्थान। तो पद्यांश में ही उसके उत्तर आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको अच्छी तरह से खोज कर लिखना है। किरणों के खेलने का स्थान कौन सा है? तो जल और थल, थल यानी भूमि। यह हमने पहले ही पद्यांश में देखा है। आगे, यहाँ फैली हुई है चांदनी। मतलब चांदनी कहाँ कहाँ फैली हुई है? तो पृथ्वी पर और आकाश में। पृथ्वी पर और आकाश में। पृथ्वी अवनी शब्द आया हुआ है पहले ही पद्यांश में। अवनी और अंबर, अंबर यानी आकाश। तो आप अवनी और अंबर भी लिख सकते हो, उसका मतलब एक ही है। अवनी यानी पृथ्वी और आकाश मतलब अंबर। तो यहाँ पर चांदनी फैली हुई है, यह शब्द आपको पद्यांश में ही मिलेंगे। चांदनी रात की क्या विशेषता है? तो इन पंक्तियों में आई हुई चांदनी रात की विशेषता ये है कि किरणों का खेलना। किरणें, चांदनी रात में किरणें क्या कर रही है? खेल रही है। और चांदनी कैसी है? स्वच्छ है। ये कुछ विशेष बातें चांदनी के बारे में इस पद्यांश में आई हुई है।
तो यह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अच्छी तरह से प्रश्न को समझना है और पद्यांश से ही खोज कर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी पहले प्रश्न आपको पूछा जाता है कि प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, मतलब सरल अर्थ जो कि आपको कविता का समझ में आया हो। नहीं तो पूछा जाता है कि अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ। वह इस तरह से है, देखो, चांदनी रात इस पद्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में चांदनी रात का वर्णन किया हुआ है। पद्य का नाम और कवि का नाम लिखते हो तो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आपको यह बात लिखनी है पहले पंक्तियों पंक्तियों में। फिर आप उसका अर्थ लिखेंगे कि चांदनी चांदनी रात में आकाश में चंद्रमा सुंदर लग रहा है और चंद्रमा की किरणें बहुत चंचल है। यह देखकर ऐसे लगता है कि पानी और जमीन के साथ यह किरणें खेल रही है। देखो बच्चों, कितना सरल अर्थ अपनी भाषा में। अगर आपको पद्य पंक्तियों का अर्थ समझता है तो सहज से आप अपनी भाषा में उसका अर्थ लिख सकते हो, जो कि ये कृति 2 अंक के लिए पूछी जाती है। आगे है आकलन कृति, आगे वाली, धरती खुशी व्यक्त करती है। तो किस तरह से धरती खुशी व्यक्त कर रही है? हरी घास की नोकों से धरती खुशी किस तरह से प्रकट कर रही है? तो हरी घास की नोकों से, यहाँ वहाँ झूम रही है, झूल रही है, तो इस तरह से धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। दूसरा है, जिससे पेड़ तेज गति से इधर उधर झुकते हैं। किससे पेड़ इधर उधर झुकते हैं? तो झोंका आता है, हवा, तो झोंका आता है और इस झोंके से जो पेड़ है यहाँ वहाँ झुकते हैं। तो वह यह जो शब्द है वो अपने पद्य पंक्तियों में है, तो वही ढूंढकर लिखना है। जैसे कि मंद पवन के झोंकों से, ये जो पंक्ति है उस पंक्तियों में झोंका यह शब्द आया हुआ है, तो वो शब्द उठाना है और आपको आकलन कृति संजाल में लिखना है। पद्यांश में आया सौरमंडल का प्रसिद्ध ग्रह जैसे कि पृथ्वी, यह ग्रह का नाम यहाँ पर आया हुआ है, धरती यानी पृथ्वी। तो इस तरह से आकलन कृति में अपेक्षित है कि अपने पद्यांश से ही आपको उत्तर लिखने हैं। आगे की कृति है, सुंदर कहा गया है जिसे वह, सुंदर किसे कहा गया है? पहले ही मतलब वहाँ है चारू, चारू चंद्र को क्या कहा गया है? सुंदर कहा गया है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंद्र को सुंदर कहा है। और फिर आगे चांदनी रात की और विशेषताएं है कि हरी घास का लहराना, हरी घास लहरा रही है और हवा, पवन मतलब हवा मंद चल रही है। तो यह भी इस पंक्तियों में आई हुई चांदनी रात की विशेषता है। अभी अंतिम पंक्तियों का सरल अर्थ। तो सरल अर्थ इस तरह से है कि चांदनी रात इस पद्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने पृथ्वी की प्रसन्नता का वर्णन यहाँ किया हुआ है। ऐसे सुंदर वातावरण में पृथ्वी बहुत खुश है, आप धरती भी लिख सकते हो, प्रसन्न है और वह अपनी खुशी नुकीली हरी घास से प्रकट कर रही है। मंद हवा बह रही है और इससे पेड़ पौधे झूम रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे कि पेड़ पौधे भी अपनी खुशी दिखा रही है। तो इस तरह से प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ और अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ भी हमने यहाँ पर सीखा है। आगे बढ़ते हैं। अगली 2 पंक्तियां है, क्या ही स्वच्छ चांदनी यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अगर यह पद्य पंक्तियां, यह पद्यांश अगर पूछा जाए तो किस तरह की
एक्टिविटी यानी कृति, किस तरह का आकलन संजाल पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर आकलन कृति पूर्ण कीजिए। कवि की कल्पना। चांदनी। चांदनी कैसी है? स्वच्छ है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है। पहले ही पंक्ति में उसका अर्थ है। चांदनी कैसी है? तो स्वच्छ है। और दूसरे ही पंक्ति में उत्तर है। रात्रि। रात कैसी है? निस्तब्ध है। निशा। निशा मतलब रात, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो रात्रि कैसी है? तो निस्तब्ध है। तो ये दो शब्द हमें आपको कहाँ से लिखने हैं? अपने पद्यांश से ही लिखने हैं। चांदनी कैसी है? तो स्वच्छ है। रात्रि कैसी है? तो निस्तब्ध है। आगे देखते हैं। यहाँ पर ऐसे दो प्रश्न बनाकर लिखिए कि जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। शब्द संपदा के ऊपर आधारित कृति आ सकती है। तो यहाँ पर गंध, गंध और कार्यकलाप। तो गंध ये शब्द दिया जाएगा और आपको प्रश्न तैयार करना है। स्वच्छ सुमंद क्या है? तो उत्तर क्या आने वाला है? स्वच्छ सुमंद क्या है? तो गंध है। कार्यकलाप शब्द दिया जाएगा, उत्तर क्या लिखोगे? नियति नटी के अब भी क्या चलते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? कार्यकलाप। उत्तर नहीं लिखना है, शब्द दिया गया है, उसके आधार पर आपको प्रश्न तैयार करना है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए अर्थ वाले शब्द पद्यांश से खोज कर हमें लिखने हैं। जिसमें आनंद न हो, जिसमें आनंद नहीं होता है, उस शब्द के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया हुआ है? तीन निरानंद। निरानंद शब्द आया हुआ है। शब्द है देखो, निरानंद है। कौन दिशा? मतलब कौन सी भी दिशा कौन सी दिशा आनंद रहित है? मतलब सभी दिशाओं में क्या है? आनंद है। जिसमें आनंद न हो, उस शब्द का अर्थ है निरानंद। जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करते हैं, तो स्वच्छंद। स्वच्छंद यह शब्द भी आया हुआ है। देखो, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह। तो जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करे, उसे स्वच्छंद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों का सरल अर्थ देखते हैं। देखो, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। पंक्तियों का सरल अर्थ आपको इस तरह से लिखना है। चांदनी रात इस पद्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में चंद्रमा के प्रकाश का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश स्वच्छ पड़ा हुआ है और इसमें चांदनी निर्मल दिखाई दे रही है। रात बहुत शांत है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। दिशा दिशा में मंद सुगंध आ रही है और कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद नहीं है। मतलब चारों ओर आनंद ही आनंद है। तो इन पंक्तियों का यह सरल अर्थ। आकलन कृति चांदनी रात की विशेषता है। इन पंक्तियों के आधार पर स्वच्छंद सुमंद गंध। दिशाएं कैसी है? तो हर्षित है, हर्षित हो गई है दिशाएं। नियति नटी के कार्य का ढंग कैसा है? शांत और चुपचाप है। एकांत भाव से नियति नटी के कार्य का ढंग मतलब कार्यकलाप चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? एकांत भाव से और शांत और चुपचाप। यह शब्द पद्यांश में आए हुए हैं। अभी इन अंतिम पंक्तियों का भावार्थ। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। चांदनी रात इस पद्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में रात्रि रूपी नटी के कार्य का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं कि कोई गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्य जारी है। सारे कार्य बहुत ही शांत ढंग से हो रहे हैं। कहीं भी कोई कोलाहल
नहीं है। तो इन पंक्तियों का सरल अर्थ आप इस तरह से लिख सकते हो। तीसरे पद्यांश देखने वाले हैं हम। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इन पंक्तियों के ऊपर आधारित आकलन कृति कुछ इस तरह से होगी। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न मोती, मोती यह शब्द आया हुआ है, रत्न, तो वह शब्द आपको खोजकर लिखना है। कवि के कथनानुसार सवेरा होने पर सूर्य का नियमित काम क्या है? क्या कह रहे हैं कवि कि सवेरा हो जाने पर सूर्य का क्या काम होता है? तो क्या काम होता है वह लिखना है। मोतियों मतलब तारों को मोतियों की उपमा दी गई है। तो ये जो मोतियां हैं, तो मोतियों को बटोरना, बटोरने का काम कौन कर रहा है? रवि यानी सूरज कर रहा है। तो यह पंक्ति अपनी पद्यांश से ही आपको लिखनी है। मोतियों तारों को बटोरना। रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य। सबके सोने पर मोती बिखेरना। सब सो जाते हैं और मोती बिखेरना। मोती बिखेरना मतलब क्या? चांद और तारे दिखते हैं ना हमें रात में, तो पृथ्वी मतलब क्या कर रही है? ये जो चांद तारे हैं, हम जब सब सो जाते हैं तो वो आकाश में यह जो चांद और तारे रूपी मोती है वह आकाश में बिखेर देती है। कौन? तो पृथ्वी। आगे पंक्तियों का सरल अर्थ है। बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो, चांदनी रात इस पद्य में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ चांद तारों की तुलना मोतियों के साथ की है। कवि कहते हैं कि जब दुनिया सो जाती है तो धरती आकाश में चांद तारों के रूपी मोती बिखेर दे रही है, और सवेरा होने पर सूरज क्या करता है? इन मोतियों को बटोर लेता है। मतलब सवेरा होने पर हमें वो चांद तारे नहीं नजर आते, इसीलिए कवि ने कहा कि सूरज क्या कर लेता है? मोती बटोर लेता है। मतलब सुबह होने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते, दिखाई देते नहीं है। तो इतना सीधा अर्थ है, सरल अर्थ है इन पंक्तियों का। आगे बढ़ते हैं। आकलन कृति है। देखो, तारों के उदित और अस्त होने की कल्पना, उदय होना और अस्त होना। तो उसके बारे में कवि ने यहाँ पर क्या कल्पना की है? तो कल्पना की है कवि ने कि पृथ्वी द्वारा मोतियों को छितराया जाना। पृथ्वी द्वारा मतलब मोती देती है पृथ्वी। फिर कवि कहते हैं कि सूर्य को संध्या को मोतियां देना। सूर्य का क्या करता है? संध्या को मोती देता है। मतलब संध्या होने के बाद फिर रात होती है और फिर से जो चांद तारे रूपी मोती है जो हमें दिखाई देते हैं। फिर मोतियों से संध्या का रूप छलकाना, एक अलग ही नजारा नजर आता है। ये मतलब ये जो चांद तारे रूपी मोती है, अगर वो संध्या के समय छलकने लगते हैं, रात में दिखाई देते हैं, तो अलग ही रूप संध्या का छलकने लगता है। और फिर सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना, और फिर से सूरज क्या करता है? ये जो मोती है वो बटोर लेता है। बटोर लेता है मतलब वो सुबह हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना। तो इस तरह की कवि की कल्पना है तारों के उदित होना और अस्त होने के बारे में। देखो बच्चों, बहुत ही सुंदर कल्पना है और ये हमारे पद्य पंक्तियों से ही खोज कर यहाँ पर आपको लिखनी है। बढ़ते हैं आगे। आकलन कृति पूर्ण कीजिए। रवि को विश्राम देने वाली कौन है? तो संध्या है। रवि मतलब सूरज। सूरज शाम को नहीं होता है, सूरज दिन भर होता है, आप सबको पता है। तो संध्या आती है तो सूरज को क्या मिलता है? विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। मतलब रवि को विश्राम कौन देता है? तो संध्या देती है। और चांद तारों से छलकता है। तो चांद तारों से क्या छलकता है? संध्या का एक नया रूप छलकता है। चांद तारों से संध्या और भी आकर्षित नजर आती है, नया रूप छलकता है।
तो यह भी हमें पद्य पंक्ति से ही खोजकर लिखना है। पंक्तियों का सरल अर्थ देखते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इन पंक्तियों का अर्थ। चांदनी रात इस पद्य में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांद तारों का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और तब मोतियों का हमें क्या होता है, आभास होता है। इससे रात्रि की कालीमा प्रकाशमान होती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। तो इस तरह से इन पंक्तियों का सरल अर्थ यानी भावार्थ है। बढ़ते हैं आगे। लास्ट पद्य पंक्तियां है, अंतिम पद्य पंक्तियां। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इन पर आधारित आकलन कृति इस तरह से होगी। इन पंक्तियों पर आधारित पंचवटी की दो चीजें, उनका नाम पद्यांश में आया हुआ है। क्या नाम आया हुआ है? तो पर्ण कुटीर, पर्ण यानी पत्ते, पत्ते की कुटीर, कुटी का मतलब मैंने आपको बताया है कि झोपड़ी, कुटी का मतलब है झोपड़ी, और पर्ण कुटीर और स्वच्छ शिला, शिला यानी पत्थर। तो पर्ण कुटीर और स्वच्छ शिला यह दो शब्द आपको पद्यांश में ही मिलने वाले हैं। पंचवटी की दो चीजें। धीर वीर धनुर्धर का रूप, किस तरह का वो जो योगी बैठा हुआ है उस शिला पर, तो वह कैसे है? योगी जैसा, सन्यासी साधु जैसा नजर आ रहा है। तो शब्द क्या आया हुआ है पद्यांश में? योगी जैसा। तो धीर वीर धनुर्धर का रूप कैसा है? तो योगी जैसा है। पद्यांश से ही लिखना है। बढ़ते हैं आगे। पंक्तियों का सरल अर्थ इस तरह से है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। चांदनी रात इस पद्य में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में पंचवटी का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है और उस शिला पर एक न डरने वाला मतलब निडर, निडर योद्धा बैठा हुआ है। तो इस तरह से यह अगर पद्यांश आता है तो इन पंक्तियों का अगर अर्थ पूछा जाता है तो आप इस तरह से सरल अर्थ लिख सकते हो। आकलन कृति। ऐसे शब्द संपदा पर आधारित कृति, ऐसे दो प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पर्णकुटीर, धनुर्धर। पंचवटी की छाया में क्या बनी है? तो कुटीर, पर्ण कुटीर बनी है। प्रश्न तैयार किया है हमने, पंचवटी की छाया में क्या बनी है? तो उत्तर क्या मिलेगा? पर्ण कुटीर। धनुर्धर शब्द है दूसरा, उत्तर कौन जाग रहा है? कौन जाग रहा है? तो धनुर्धर जाग रहा है। निम्नलिखित शब्द के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से खोजकर लिखिए। काला, काला शब्द के लिए श्याम, श्याम यह शब्द पद्यांश में आया हुआ है और झोपड़ी के लिए पर्णकुटीर यह शब्द आया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अभी अंतिम पंक्तियों का यह भावार्थ इस तरह से है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो चांदनी रात इस पद्य में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने धनुषधारी का वर्णन किया हुआ है। इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह जो धनुषधारी है कौन है जो रात्रि के इस समय में जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह गृहस्थ तो कोई सन्यासी जैसे बना दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों
इन पंक्तियों का भावार्थ यानी सरल अर्थ आप लिख सकते हो। तो बच्चों, आज हमने सीखा कल्पना पल्लवन, किस तरह से कल्पना करके हमें अपने विचार लिखने हैं, वह कृति हमने देखी। फिर पठनीय में राष्ट्रीय एकता पर आधारित समारोहों का मतलब माहिती हमें आपको प्राप्त करनी है। फिर श्रवणीय, अपने दादा दादी बड़ों से, जो भी बड़े हैं उनसे आपको कथाएं सुनकर कक्षा में सुनाना है। यह कृति के बारे में जानकारी ली। और लेखनीय में आपको लिखना है कि प्रकृति मनुष्य की मित्र किस तरह से है। इसके उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और आपको भी इस लेखनीय कृति अंतर्गत प्रकृति हमारी मित्र कैसी है, इस तरह का लेखन कार्य करना अपेक्षित है। और फिर महत्वपूर्ण हमने देखा कि पाठ के आंगन में किस तरह का स्वाध्याय हमारे कृति अंतर्गत पूछा जाने वाला है। तो आकलन कृति है, संजाल कृति है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि भावार्थ यानी सरल अर्थ पद्य पंक्तियों का हमने यहाँ पर समझ लिया है। मतलब इस तरह से हमने संपूर्ण स्वाध्याय को पूर्ण किया हुआ है।